स्वागत है आपका मेडिकल ऑफिसर्स राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पेट के ऊपरी हिस्से की एक बहुत ही अहम धमनी के बारे में, सीलिएक ट्रंक। हमारे पास ना इससे जुड़ा एक रेखा चित्र है और कुछ जानकारी भी है। तो हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी से सीलिएक ट्रंक की बनावट और उसकी जो मुख्य शाखाएं हैं उनको आसान भाषा में समझें। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सीलिएक ट्रंक आखिर है क्या और ये निकलती कहाँ से है? डायग्राम में तो ये एब्डोमिनल आयोटा से निकलती दिख रही है। हाँ, बिल्कुल सही। सीलिएक ट्रंक या सीलिएक आर्टरी कह लीजिए, ये एब्डोमिनल एओर्टा की पहली बड़ी शाखा है जो पेट के अंदर जाती है। अकेली होती है, मतलब पेयर्ड नहीं होती। और इसकी जगह देखें तो ये करीब T12 और L1 वर्टिब्रल लेवल के बीच से निकलती है, डायफ्राम के ठीक नीचे। कहने को तो ये बस 1-1.5 कभी-कभी 2 सेंटीमीटर लंबी होती है, छोटी सी है, पर काम बहुत बड़ा है इसका। सिर्फ 1-2 सेंटीमीटर? ये तो सच में सोचने वाली बात है कि इतनी छोटी सी आर्टरी इतने सारे ऑर्गन्स को संभालती है। आपने कहा इसका काम बहुत बड़ा है, तो ये कौन-कौन से अंगों तक खून पहुंचाती है? देखिए, ये मुख्य रूप से उन ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है जो एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण के विकास के टाइम पे फोरगट से बनते हैं। फोरगट से? हाँ। फोरगट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे शुरू का हिस्सा। तो इसमें आगे आपका स्टमक यानी आमाशय, हाँ। स्प्लीन यानी प्लीहा, हाँ। लिवर यानी यकृत, हाँ। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय, हाँ। फिर पैंक्रियास का भी काफी बड़ा हिस्सा, उसका हेड और बॉडी वाला पार्ट, और ड्योडेनम का भी पहला और थोड़ा सा दूसरा हिस्सा। अरे हाँ, और एब्डोमेन में जो ईसोफेगस का निचला हिस्सा होता है ना, उसको भी यही सप्लाई करती है। बाप रे, मतलब ऊपर के पेट के लगभग सारे जरूरी अंग इसी एक आर्टरी पर टिके हैं। तब तो फिर सर्जरी वगैरह के लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई होगी। अच्छा, डायग्राम में इसके 3 मेन ब्रांचेस दिख रही हैं। एक एक करके देखें इनको। पहली वाली जो मुझे दिख रही है वो बाईं तरफ जा रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये थोड़ी पतली लग रही है बाकी दोनों से। हाँ, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इन तीनों में सबसे छोटी होती है। ये निकलकर ऊपर और बाईं तरफ मुड़ जाती है, स्टमक के लेसर कर्वेचर की तरफ। रास्ते में ये ईसोफेगस के निचले हिस्से को कुछ ब्रांचेस देती है और फिर स्टमक के लेसर कर्वेचर के ऊपर वाले हिस्से को सप्लाई करती है। डायग्राम में जो हरा रंग दिख रहा है ना, वो इसी का एरिया है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि जैसे स्टमक अल्सर या ईसोफेगस के निचले हिस्से में ब्लीडिंग वगैरह हो तो इस आर्टरी का रोल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और एक और बात, ये आगे जाकर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी से जुड़ जाती है, लेसर कर्वेचर पर ही। वो जुड़ाव, जिसे एनास्टोमोसिस कहते हैं, वो भी बड़ा काम का है। उस पे बाद में आएंगे। ठीक है, अब दूसरी मेन ब्रांच देखते हैं, स्प्लेनिक आर्टरी। ये तो काफी मोटी और ऐसी घूमी हुई सी लग रही है, बाईं तरफ स्प्लीन की तरफ जा रही है। ये इतनी घूमी हुई क्यों होती है? हाँ, आपने सही पकड़ा। स्प्लेनिक आर्टरी सीलिएक ट्रंक की सबसे बड़ी ब्रांच है और ये पैंक्रियास के ऊपरी किनारे के पीछे से होती हुई स्प्लीन तक पहुंचती है। इसका ये टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता, जिसे टॉर्चुअस कहते हैं, ये इसकी पहचान है। ऐसा माना जाता है कि ये रास्ता इसलिए है ताकि जब स्टमक भरता या खाली होता है तो उसमें जो मूवमेंट होती है या स्प्लीन की पोजीशन में जो हल्के बदलाव आते हैं, उसको ये आर्टरी आसानी से अकोमोडेट कर ले, मतलब एडजस्ट कर ले। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ये मेनली तो स्प्लीन को ही ब्लड देती होगी, पर क्या और भी कहीं सप्लाई करती है? हाँ, मेन डेस्टिनेशन तो स्प्लीन ही है, लेकिन रास्ते में और पहुंचकर ये कई इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है। जैसे पैंक्रियास की बॉडी और टेल को छोटी छोटी पैंक्रियाटिक ब्रांचेस देती हैं। फिर स्प्लीन के पास पहुंचने से ठीक पहले या पहुंचकर ये 2 खास गैस्ट्रिक ब्रांचेस देती हैं। एक तो होती हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, जो स्टमक के सबसे ऊपरी हिस्से फंडस को सप्लाई करती हैं, और दूसरी है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर यानी बड़े वाले घुमाव के साथ साथ चलती हैं और उसको ब्लड देती हैं, और ये भी आगे जाके राइट वाली गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी से जुड़ जाती हैं। डायग्राम में जो बैंगनी रंग का एरिया है वो स्प्लीनिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस का सप्लाई एरिया दिखाता है। अच्छा, यानी स्प्लीनिक आर्टरी सिर्फ स्प्लीन के लिए नहीं बल्कि पैंक्रियास और स्टमक के भी काफी हिस्सों के लिए जरूरी है। इसका साइज और इतने सारे ऑर्गन्स को सप्लाई, ये तो इसे मेडिकली बहुत अहम बना देता होगा, खासकर पैंक्रियास या स्प्लीन की सर्जरी में। बिल्कुल। स्प्लीनिक आर्टरी में एन्यूरिज्म, मतलब उसका फूल जाना, वो भी एक जानी मानी प्रॉब्लम है और इसकी सर्जरी में इसकी एनाटॉमी का ध्यान रखना पड़ता है। और हाँ,
स्प्लीनेक्टोमी यानी स्प्लीन निकालने वाली सर्जरी में इसे ठीक से लाइगेट करना यानी बांधना बहुत जरूरी होता है। समझ गई। अब तीसरी और आखिरी मेन ब्रांच पे आते हैं, कॉमन हेपाटिक आर्टरी। ये दाहिनी तरफ जा रही है और लगता है ये आगे फिर बढ़ रही है। हाँ जी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी दाईं तरफ लिवर की तरफ जाती है और ये खुद एक जंक्शन पॉइंट है क्योंकि ये आगे दो मेन आर्टरीज में बढ़ जाती है, एक प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी और दूसरी गैस्ट्रोड्यूओडेनल आर्टरी। पहले प्रॉपर हेपाटिक की बात करते हैं। नाम से तो लग रहा है ये सीधे लिवर में जाती होगी। बिल्कुल, प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी ऊपर की तरफ जाती है, पोर्टल वेन के बाईं तरफ और कॉमन बाइल डक्ट के सामने से होते हुए लिवर के गेट तक, जिसे पोर्टा हेपेटिस कहते हैं, वहां पहुंचकर ही आमतौर पर लेफ्ट और राइट हेपेटिक आर्टरीज में बढ़ जाती है। ये लिवर के लेफ्ट और राइट लोब्स को ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंचाती हैं। और यहीं से एक और बहुत जरूरी ब्रांच निकलती है, सिस्टिक आर्टरी। ये गॉल ब्लैडर को ब्लड देती है। अक्सर ये राइट हेपेटिक आर्टरी से निकलती है, पर इसमें ना काफी वेरिएशंस मिलते हैं, मतलब अलग अलग लोगों में थोड़ी अलग हो सकती है। ओहो, ये वेरिएशन वाली बात तो ध्यान देने लायक है। मतलब गॉल ब्लैडर की सर्जरी कोलेसिस्टेक्टमी में सिस्टिक आर्टरी कहाँ से निकल रही है, ये देखना बहुत जरूरी होता होगा। बहुत ही ज्यादा जरूरी। हेपेटिक आर्टरीज और सिस्टिक आर्टरी की एनाटॉमी में वेरिएशंस काफ़ी कॉमन हैं और सर्जरी में, खासकर लैप्रोस्कोपिक वाली में, इनको पहचानना और सेफली हैंडल करना बहुत अहम है ताकि लिवर या बाइल डक्ट को चोट न लगे। इसके अलावा लिवर ट्रांसप्लांट में भी हेपेटिक आर्टरी को दोबारा जोड़ना एक बहुत ही डेलिकेट स्टेप होता है। अब कॉमन हेपेटिक की दूसरी ब्रांच पे आते हैं, गैस्ट्रोड्यूओडेनल आर्टरी। ये कहाँ जाती है और किसको सप्लाई करती है? गैस्ट्रोड्यूओडेनल आर्टरी नीचे की तरफ जाती है, डिओडेनम के पहले हिस्से के ठीक पीछे से। अब ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर डिओडेनम के पिछले हिस्से में अल्सर हो जाए, पोस्टीरियर डिओडेनल अल्सर जिसे कहते हैं, तो वो अल्सर इस आर्टरी को गला सकता है, इरोड कर सकता है और उससे बहुत खतरनाक ब्लीडिंग हो सकती है। ओह, ये तो सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। अच्छा, इसके आगे ये कैसे बढ़ती है? डिओडेनम के पीछे से गुजरने के बाद गैस्ट्रोड्यूओडेनल आर्टरी मेनली दो ब्रांचेस में बढ़ जाती है। पहली है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। ये बाईं तरफ मुड़कर स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के साथ चलती है और उसे ब्लड देती है। और जैसा पहले बताया था, ये आगे जाकर स्प्लेनिक आर्टरी से आने वाली लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी से जुड़ जाती है। इससे ग्रेटर कर्वेचर पर एक पूरा आर्टीरियल आर्च, एक चाप सा बन जाता है। और दूसरी ब्रांच है सुपीरियर पैंक्रियाटिको डिओडेनल आर्टरी। ये भी अक्सर आगे एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। ये डिओडेनम के शुरू के हिस्से और पैंक्रियास के हेड वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई करती हैं। और ये नीचे जाकर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी यानी SMA से आने वाली इंफीरियर पैंक्रियाटिको डिओडेनल आर्टरी से जुड़ जाती हैं। इसको पैंक्रियाटिको डिओडेनल आर्केड कहते हैं। ये एक तरह से फोरगट और मिडगट की ब्लड सप्लाई के बीच का कनेक्शन पॉइंट है। बाप रे! तो ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी सिर्फ लिवर और गॉल ब्लैडर ही नहीं, बल्कि अपनी गैस्ट्रोड्यूओडेनल ब्रांच के जरिए स्टमक, डिओडेनम और पैंक्रियास के हेड के लिए भी जिम्मेदार है। डायग्राम में जो नीला रंग है वो इसी पूरे एरिया का है। ये तो वाकई एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। आपने कई बार एनास्टोमोसिस या जुड़ाव का जिक्र किया। सोर्स मटेरियल में भी इस पर जोर है। क्या आप थोड़ा और बता सकते हैं कि ये जुड़ाव इतने जरूरी क्यों है? हाँ, बिल्कुल। एनास्टोमोसिस का सीधा सा मतलब है दो ब्लड वेसल्स का आपस में कनेक्ट होना, जुड़ जाना, और सीलियाक ट्रंक के एरिया में ये कनेक्शंस बहुत जरूरी हैं। सोर्स में खास तौर पर दो मेन आर्टेरियल आर्कड्स का जिक्र है। एक तो लेसर कर्वेचर वाला आर्कड जो लेफ्ट गैस्ट्रिक और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के बीच बनता है, और दूसरा ग्रेटर कर्वेचर वाला आर्कड जो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइड के बीच बनता है। डायग्राम में वो गुलाबी गोले से दिखाया भी गया है। और तीसरा वो पैंक्रियाटिको डिओडेनल आर्कड भी है जो सीलियक ट्रंक और SMA की ब्रांचेस को जोड़ता है। तो प्रैक्टिकली इन जुड़ावों का क्या फायदा है? क्या ये एक तरह के बैकअप रूट्स है? हाँ, आप इन्हें एक तरह का नेचुरल बाईपास या कोलैटरल सर्कुलेशन कह सकती हैं। अगर किसी एक रास्ते में ब्लड फ्लो कम हो जाए या रुक जाए, मान लीजिए आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, तो ये जुड़े हुए रास्ते उस ऑर्गन तक दूसरे रूट से ब्लड पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। जैसे अगर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में रुकावट आ गई, तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी के जरिए लेसर कर्वेचर को फिर भी कुछ ब्लड मिल सकता है। ऐसा ही ग्रेटर कर्वेचर के साथ भी होता है। लेकिन क्या ये हमेशा काफी होते हैं? मान लीजिए मेन सीलियाक ट्रंक में ही कोई सीरियस ब्लॉकेज आ जाए तो? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये एनास्टोमोसिस कुछ हद तक प्रोटेक्शन तो देते हैं, खासकर अगर ब्लॉकेज धीरे धीरे बन रहा हो।
पर अगर मेन सीलियाक ट्रंक में या उसकी किसी बड़ी ब्रांच जैसे स्प्लेनिक या कॉमन हेपेटिक में अचानक तेज रुकावट आ जाए, एक्यूट ऑक्लूजन जिसे कहते हैं, तो ये कोलैटरल रास्ते अक्सर काफ़ी नहीं होते हैं। ऐसी सिचुएशन में उन ऑर्गन्स में सीवियर इस्कीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड सप्लाई एकदम घट सकती है, या गैंग्रीन भी हो सकता है, और ये जानलेवा साबित हो सकता है। कुछ कंडीशंस भी होती हैं जैसे सीलियाक ट्रंक कंप्रेशन सिंड्रोम या MALS, जिसमें बाहर से दबाव पड़ने की वजह से सीलियाक ट्रंक में ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर सीलियाक ट्रंक एब्डोमिनल एओर्टा से निकलने वाली एक छोटी सी धमनी है, पर बहुत ही महत्वपूर्ण। इसकी 3 मेन ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक और कॉमन हिपैटिक, ये सब मिलकर पेट के ऊपरी हिस्से के लगभग सभी जरूरी अंगों को ब्लड पहुंचाती हैं। स्टमक, स्प्लीन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ड्यूओडेनम। और इन ब्रांचेस की अपनी आगे की ब्रांचेस और उनके बीच के जो जुड़ाव हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सीलियाक ट्रंक और उसकी शाखाओं के एनाटॉमी को समझना सिर्फ फिजियोलॉजी के लिए नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए भी जरूरी है, खासतौर पर पेट की सर्जरी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में। और इसमें जो नॉर्मल वेरिएशंस मिलती हैं वो इसे और भी चैलेंजिंग और इंटरेस्टिंग बना देती हैं। हमने सीलियाक ट्रंक की बनावट और उसकी शाखाओं पर काफी विस्तार से बात की। ये तो साफ है कि ये ऊपरी पेट के अंगों के लिए एक लाइफलाइन जैसी है। निश्चित रूप से इसकी 3 मुख्य शाखाओं का जो जाल है और उनके बीच के जो कनेक्शंस हैं वो ये पक्का करते हैं कि इन जरूरी अंगों को लगातार खून मिलता रहे। लिवर, स्प्लीन, स्टमक, ये सारे अंग मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, डाइजेशन, इन सब में कितना सेंट्रल रोल निभाते हैं और सब इसी आर्टरी पर डिपेंड करते हैं। इस सारी जानकारी को देखते हुए एक बात सोचने पर मजबूर करती है। हमने जुड़ाव यानी एनास्टोमोसिस की बात की, जो कुछ हद तक सुरक्षा देते हैं, पर क्या शरीर में कुछ और लंबे समय तक चलने वाले अनुकूलन यानी लॉन्ग टर्म एडेप्टेशंस भी होते हैं? अगर मान लीजिए सीलियाक ट्रंक या उसकी शाखाओं में धीरे धीरे रुकावट बढ़ रही हो, क्या ये कोलैटरल रास्ते वक्त के साथ और मजबूत हो सकते हैं? और अगर हाँ, तो उनकी भी कोई सीमाएं होंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद और सोचा जा सकता है।